नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का छठा लेक्चर जो है लेके आया हूं। छठे लेक्चर का नाम है आपका रिजर्वायर एंड डैम। आज मैं रिजर्वायर और डैम के आपको MCQ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूँगा कि रिजर्वायर और डैम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जो पॉलिटेक्निक क्लासेस में जो सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं वो आपके 5 जुलाई तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद हमारी थ्योरी की क्लासेस जो पहले रोक दी गई थी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डिसीजन आ गया था कि आपका MCQ टाइप में क्वेश्चंस होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत की गई थी। अब जब हमारा कोर्स वो पूरा हो जाएगा, MCQ का टारगेट पूरा हो जाएगा, तो हम थ्योरी क्लास भी आगे को करवाएंगे। कुछ बच्चों का था कि डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, MCQs करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारी मजबूरी है और आपको भी उसको समझना होगा और आपको भी उसको पढ़ना होगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम हमारा पहले है। उसके बाद हम जो है 5 जुलाई के बाद से आपके स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। अगर आपका पेपर डिले होता है तो आप थ्योरी भी आसानी से पढ़कर हमारे MCQ क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। मित्रों, रिजर्वायर और डैम जो पॉलिटेक्निक में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस चैप्टर को बहुत वाइड नहीं दिया हुआ है। चैप्टर बड़ा है बट थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव एक लिमिटेड मात्रा में ही बनेंगे, बल्कि जब हम बड़े लेवल पर डैम और पढ़ते हैं, डैम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन आपके कोर्स में इतना सब कुछ नहीं है। तो मित्रों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ रिजर्वायर एंड डैम। तो चलिए शुरू करते हैं रिजर्वायर एंड डैम, लेक्चर नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है आपका मित्रों, earthen dams are rigid dam, non-rigid dams, overflow dams, divergent dams. Earthen dams are rigid dams, non-rigid dams, overflow dams and divergent dams. तो रिजिड डैम क्या होते हैं, अर्दन डैम क्या होते हैं, तो आपको बताना है अर्दन डैम क्या होते हैं। रिजिड डैम होते हैं, नॉन रिजिड डैम होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं या डाइवर्जन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है नॉन रिजिड डैम। अर्दन डैम्स क्या होते हैं, आपके नॉन रिजिड डैम होते हैं अर्दन डैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, ए डैश डैम इज जनरली कॉल्ड एज अ वियर और बैराज। ए डैम इज जनरली कॉल्ड एज अ वियर और बैराज। ए ऑप्शन है आपका स्टोरेज डैम, बी ऑप्शन है आपका डिटेंशन डैम, सी ऑप्शन है आपका डाइवर्जन डैम, डी ऑप्शन है आपका रिजिड डैम। ए ऑप्शन है आपका स्टोरेज डैम, बी ऑप्शन है आपका डिटेंशन डैम, सी ऑप्शन है आपका डाइवर्जन डैम, डी ऑप्शन है आपका रिजिड डैम। तो हेयर द राइट आंसर इज डाइवर्जन डैम। द राइट आंसर इज डाइवर्जन डैम। तो अ डाइवर्जन डैम इज जनरली कॉल्ड एज वियर और बैराज, क्योंकि इसी से हम जो वाटर को क्या करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कराते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल आर्च डैम इज एन एग्जांपल ऑफ। मल्टीपल आर्च डैम इज एन एग्जांपल ऑफ, जिस डैम में बहुत सारी आर्च हों, ऐसा कौन सा डैम कहा जाता है। मल्टीपल आर्च डैम इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका उदाहरण है मल्टीपल आर्च डैम। तो ऑप्शन है ए आपका आर्च डैम का, सेल आर्च डैम का, बट्रेस डैम का और कॉफर डैम का। आर्च डैम का, सेल आर्च डैम्स का, बट्रेस डैम्स का या कॉफर डैम का। तो हेयर द राइट आंसर इज बट्रेस डैम। जो मल्टीपल आर्च डैम है वो एग्जांपल है किसका, बट्रेस डैम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने दोनों भाषाओं में, जहां पर समझने में कठिनाई हो रही है, जहां पर आपको बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, तो उसको मैंने दोनों भाषाओं में लिख दिया है जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ द डैम डिजाइन गिव्स अ वाइडर चॉइस ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग अर्थफिल एंड रॉक फिल डैम्स। किस प्रकार के बांध का डिजाइन मिट्टी से भरे बांधों और रॉक फिल बांधों सहित सामग्री का व्यापक विकल्प देता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ डैम डिजाइन गिव्स अ वाइडर चॉइस ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग अर्थ फिल एंड रॉक फिल डैम्स। किस प्रकार के बांध का
डिजाइन मिट्टी से भरे बांधों और रॉक फिल बांधों सहित सामग्री का व्यापक विकल्प देता है, व्यापक ऑप्शन देता है। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, नॉन ओवरफ्लो डैम्स, ओवरफ्लो डैम्स, रिजिड डैम्स, नॉन रिजिड डैम्स। इसका आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है नॉन ओवरफ्लो डैम्स, बी ऑप्शन है ओवरफ्लो डैम्स, सी ऑप्शन है रिजिड डैम्स, डी ऑप्शन है नॉन रिजिड डैम्स। तो आपको इसका आंसर बताना है, आपको इसका आंसर बताना है चौथे क्वेश्चन का। क्या होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा? नॉन ओवरफ्लो डैम्स। नॉन ओवरफ्लो डैम्स जो होता है वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, चाहे आप मिट्टी से भरे बांध बनाइए या आप चट्टानों से भरा बांध बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थक्वेक वेव, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थक्वेक वेव which produce adverse effect on the stability of dam when is acting। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा है जो अर्थक्वेक का, हिंदी में पढ़ देते हैं भूकंप की लहर का ऊर्ध्वाधर घटक जो बांध की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रतिकूल प्रभाव मतलब एडवर्स इफेक्ट है ना, इसीलिए दोनों भाषाओं में लिखा है मैंने। जब वह डैश डैश में कार्य कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में पता चलेगा। कौन कौन से ऑप्शन है इसके? अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। तो हेयर द राइट आंसर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। द राइट आंसर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। अभी जब ऑप्शन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, इतना कोई कठिन नहीं है। 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज सफिशिएंट फॉर हाई डैम इन सेस्मिक जोन्स। भूकंपीय क्षेत्रों में उच्च बांधों के लिए पर्याप्त त्वरण का औसत मान है। भूकंपीय क्षेत्रों में उच्च बांधों के लिए पर्याप्त त्वरण का औसत मान है। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन दैट सफिशिएंट फॉर द हाई डैम्स इन सेस्मिक जोन्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन तो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। ए है 0.1 G2 0.15 G, बी है 0.05 G2 0.1 G, नेक्स्ट सी ऑप्शन है 0.3 G। यहाँ पर ये एस नहीं होगा, ये एस आप क्रॉस कर लीजिएगा, और डी ऑप्शन है 0.15 G। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, आपका सही आंसर 0.1 G2 0.15 G जो है ये क्या होगा, भूकंपीय क्षेत्रों में उच्च बांधों के लिए पर्याप्त त्वरण का औसत मान है, वेयर G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक अगेंस्ट ओवरटर्निंग जनरली वेरीज बिटवीन। पलटने के खिलाफ सुरक्षा का कारक या सुरक्षा का गुणांक आमतौर पर भिन्न होता है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में होता है? ए ऑप्शन है आपका 2 से 3 के बीच में, बी ऑप्शन है 1.5 से 2 के बीच में, सी ऑप्शन है आपका 0.5 to 1.5 के बीच में, डी ऑप्शन है आपका 1 से 2 के बीच में। तो हेयर ए इज द राइट आंसर। 2 से 3 के बीच में क्या होता है? सुरक्षा गुणांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द मल्टीपर्पज रिजर्वायर इज द वन विच इज। ठीक है, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को समझिए। मल्टीपर्पज को मतलब जानते होंगे, जिसके बहुत सारे उद्देश्य, बहुउद्देशीय रिजर्वायर है ना, आप हिंदी में बहुउद्देशीय भी कह सकते हैं, मल्टीपर्पज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो अ मल्टीपर्पज रिजर्वायर आप जानते हैं, इज द वन विच इज डिजाइन फॉर द वन पर्पज बट सर्व मोर देन वन पर्पज, प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्ट टू सर्व अ वेरियस पर्पज। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हेयर
इसका सही आंसर क्या होगा? बी प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्ट टू सर्व वेरियस पर्पज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका बी आंसर जो है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, हम जब डैम बनाते हैं तो क्या करते हैं? जब मल्टीपर्पज डैम बनाते हैं तो उसको हम प्लान करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं वेरियस पर्पज के लिए। ऐसा नहीं होता है कि डिजाइन किया है एक पर्पज के लिए और काम ले रहे हो उससे कई तरह का, ऐसा नहीं होता, ऐसा वो देगा भी नहीं डैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रैप इफिशियंसी क्या होती है? ट्रैप इफिशियंसी क्या होती है? तो कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो, बी है ऑप्शन कैपेसिटी अपॉन आउटफ्लो रेशियो, सी ऑप्शन है आउटफ्लो रेशियो अपॉन इनफ्लो रेशियो, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो हेयर द राइट आंसर इज कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। हेयर द राइट आंसर इज कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलाशय में पानी का वह तल जहां तक साधारण तौर पर जल भरा जाता है वह कहलाता है। जलाशय में पानी का वह तल जहां तक साधारण तौर पर जल भरा जाता है वह कहलाता है। मतलब जो पॉन्ड है उसमें जो आपका जलाशय है या पॉन्ड है या रिजर्वायर है उसमें जो नॉर्मल लेवल पे जो पानी भरा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका है पूर्ण जलाशय तल, बी ऑप्शन है आपका उच्च बाढ़ तल, सी ऑप्शन है आपका मुक्तांतर या फ्री बोर्ड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फुल लेक लेवल, पूर्ण जलाशय तल। ठीक है, यहाँ पर आप लेक की जगह पॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, उसके में सेंटेंस में आपके नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेक में भी पानी रुका हुआ होता है, जलाशय में भी रुका हुआ होता है, एक जगह पे बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट है कि बांध का सामान्यतः मुक्तांतर रखा जाता है। जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे डिप्लोमा की तो उसमें मुक्तांतर जो है दो तरीके से दिख रखा है, एक नॉर्मली दे रखा है और एक आपका क्रेस्ट को कंसीडर करते हुए दे रखा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो नॉर्मली बताऊंगा क्या होगा, आपका मुक्तांतर क्या होगा। तो ए ऑप्शन है आपका 0.25 से 75 मीटर। ठीक है, 0.25 से यहाँ पर ये कर लीजिए 0.75 मीटर, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 0.25 से 0.75 मीटर, 0.75 से 1.0 मीटर, 1.25 से 2.0 मीटर और 2 से 3 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज 2 से 3 मीटर। ठीक है, बाकी आपको एक जगह पर क्वेश्चन दे रखा होगा 0.25 से 0.75 मीटर, तो यहाँ तो वो आंसर ही गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है 75 कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए 2 to 3 मीटर। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला, अगर यहाँ पर आप पॉइंट लगा लेते हैं तो इस पॉइंट को लगाने के बाद यह उत्तर भी एक तरह से क्या हो सकता है, किसी और तरीके से अगर हम क्रेस्ट को ध्यान में देंगे तो उस हिसाब से सही होगा, वह अदरवाइज आप क्या लगाएंगे 2 से 3 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल। नेक्स्ट है आपका मृदा बांध ऊंचाई तक उपयुक्त होते हैं। मृदा बांध ऊंचाई तक उपयुक्त होते हैं। ए है आपका 30 मीटर, बी है आपका 40 मीटर, सी है आपका 50 मीटर, डी है आपका 60 मीटर। मृदा बांध ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई तक उपयुक्त होते हैं? तो आपको बताना है, ए है 30 मीटर, बी है 40 मीटर, सी है 50 मीटर, डी है 60 मीटर। तो मृदा बांध जो है आपके 30 मीटर तक उपयुक्त होते हैं। ए आंसर इज द राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द एक्सटर्नल वाटर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सटर्नल वाटर प्रेशर और द फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन WH²/2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डैम एक्स एट अ हाइट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पढ़ने में थोड़ा सा भले लग रहा हो लेकिन आप इसको अगर सही से समझेंगे तो बहुत ही इजी है। बांध के प्रतिप्रवाह अप स्ट्रीम में जलाशय की ओर से लगने वाले बाहरी जल दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्रव स्थैतिक दाब वितरण WH²/2 बांध की तली से कितनी ऊंचाई पर लगता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि द्रव स्थैतिक दाब जो है वितरण वह कितनी हाइट पर लगता है, लेकिन मैंने इस फार्मूले को बताने के लिए आपको इतना बताया है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा H/2 पर,
बी ऑप्शन है 2h/3 पर, सी ऑप्शन है 3h/2 पर और डी ऑप्शन है आपका h/3 पर। तो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट, h/3 जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इन द रिजर्वायर्स गेट्स आर इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द बायोनेंट पाथ टू स्टोर वाटर अप टू एट हाइट स्लाइटली एबव फुल रिजर्वायर लेवल विच आर कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। जलाशयों में पूर्ण जलाशय तल से कुछ अधिक ऊंचाई तक पानी संचय करने के लिए उत्प्लव मार्ग के शिखर पर फाटक लगाए जाते हैं जिनको कहा जाता है। जलाशयों के पूर्ण जलाशय तल से कुछ ऊंचाई पर जलाशय है हमारा ये, और ये हमारा इसका लेवल है, और इससे कुछ ऊंचाई पर तक पानी संचय करने के लिए उत्प्लव मार्ग के शिखर पर, उत्प्लव मतलब फ्लो के शिखर पर फाटक लगाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बैराज, ऑप्शन बी है डैम, ऑप्शन सी है क्रेस्ट गेट, ऑप्शन डी है आपका स्पिलवे। तो आपका क्या लगाया जाता है, तो आपका लगाया जाता है क्रेस्ट गेट लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बांध का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, बांध का सेफ्टी वाल्व कहते हैं, सुरक्षा वाल्व मतलब डैम का सेफ्टी वाल्व कहते हैं बैराज को, रिटेनिंग वाल्व को, क्रेस्ट को, स्पिलवे को। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, स्पिलवे है। बांध का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं, स्पिलवे को कहते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, जो क्वेश्चन आसान है उनको जल्दी पढ़ दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूं, जिससे आपको भी टाइम ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा बांध से निःसरण निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। मृदा बांध से निःसरण निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ए बराबर क्यू के एच एन एफ अपॉन एन डी, बी बराबर क्यू के एच एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ इंटू एन डी, सी बराबर क्यू के एच एन डी अपॉन एन एफ, डी बराबर क्यू एच एन एफ अपॉन एन डी। तो इसमें क्या होगा, जो सही आंसर होगा मृदा बांध के निःसरण का वो क्या होगा, क्यू बराबर के एच एन एफ अपॉन एन डी। ठीक है, एन एफ अपॉन एन डी, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कम ऊंचे मृदा बांध के शीर्ष की चौड़ाई W का सूत्र है। शीर्ष की चौड़ाई को कैसे डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे। तो कम ऊंचे मृदा बांध, कम ऊंचे अर्दन डैम, जहां पर मृदा बांध की बात करें तो वो आपका होगा इंग्लिश में अर्दन डैम। ठीक है, और जो शीर्ष की बात करें तो वो होगा आपका हेड। ठीक है, तो उसकी जो हेड है, उसका शीर्ष है, उसकी चौड़ाई क्या, फार्मूला क्या होगा। तो ए ऑप्शन है आपका W बराबर h अपॉन 5 + 3, बी बराबर W 0.55 अंडर रूट h प्लस 0.2h, W बराबर 1.65 h प्लस h ब्रैकेट स्टार्ट है h प्लस 1.5 की पावर 1/3 और इनमें से कोई नहीं। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज क्या होता है, मृदा बांध की कम ऊंचे मृदा बांध की ऊंचाई का फार्मूला होता है W बराबर h अपॉन 5 + 3। ये फार्मूला होता है कम ऊंचाई के लिए। और जब ऊंचाई जो है 30 मीटर तक हो तो फार्मूला क्या लगेगा, तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर ऊंचाई 30 मीटर से भी एबव है, 30 मीटर से भी ज़्यादा है, तो फार्मूला क्या लगेगा, W बराबर 1.65 h प्लस 1.5 h की पावर 1/3। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा, W बराबर h अपॉन 5 + 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृदा बांध में संतृप्ति रेखा या भौम जल रेखा, इसको क्या बोलते हैं, संतृप्ति रेखा या भौम जल तल रेखा के नीचे का जल का द्रव स्थैतिक दाब रहता है। आपको बताया था संतृप्त रेखा सैचुरेशन लाइन होती है, ठीक है, या फ्रेटिक लाइन होती है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका लाइन के नीचे का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया है या द्रव स्थैतिक दाब पूछा गया है। देखिए सैचुरेशन लाइन क्या होती है, मैं आपको जल्दी में बता देता हूँ। ये आपका एक अर्थ का डैम है, ठीक है, यहाँ पर आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये डैम है, ये डैम यहाँ पर भाई पानी है तो ये भी सैचुरेट होगा ऐसे 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 ऐसे,
तो इस तरीके से एक लाइन होती है जो आपके डॉटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है क्योंकि पानी जो है एक समान यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अवरोध आ गया है तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता रहेगा। तो जो ये लाइन है ये सैचुरेशन लेवल कहलाती है। तो पूछा जा रहा है कि अगर भौम जल तल देखा है तो उसके नीचे का द्रव स्थैतिक दाब क्या रहेगा। तो पॉजिटिव ए ऑप्शन, बी ऑप्शन निगेटिव, सी ऑप्शन एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके जो लाइन पर होता है वो दाब क्या होता है, वो आपका एटमॉस्फेरिक होता है। ऊपर क्या होता है, निगेटिव होता है, और नीचे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने आपके तीनों कंडीशंस में बता दिए हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम, मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में मेजर रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, वाटर प्रेशर, बी ऑप्शन वेव प्रेशर, सी ऑप्शन सेल्फ वेट ऑफ द डैम, डी ऑप्शन अपलिफ्ट प्रेशर। तो आपका जो मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम में मेजर रेजिस्टिंग फोर्स है, मेजर जो उसको प्रतिरोध उत्पन्न करता है वो मेन कौन सा है, वो सेल्फ वेट ऑफ द डैम है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री प्रोफाइल, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम इज, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम इज, बांध की प्राथमिक रूपरेखा है, बांध की प्राथमिक रूपरेखा है। ऑप्शन ए अ रेक्टेंगल, बी ऑप्शन बी ए ट्रेपाजोडियल, ऑप्शन सी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सी ऑप्शन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या वो रेक्टेंगुलर होगा, क्या वो ट्रेपाजोडियल होगा, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, ए द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम्स द अर्दन डैम्स, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम्स द अर्दन डैम्स, मतलब अगर ग्रेविटी डैम और अर्दन डैम में तुलना की जाए तो आपका अर्दन डैम्स क्या होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं और लेस ससेप्टेबल टू फेलियर होते हैं, रिक्वायर्ड टू साउंड रॉक फाउंडेशन और रिक्वायर लेस स्किल्ड वर्क। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, जो अर्दन डैम होते हैं उनको रिक्वायर्ड लेस स्किल लेबर, कम स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जबकि ग्रेविटी डैम को ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम, कौन सा स्पिलवे बहुत कम सुटेबल होता है किसी अर्दन डैम के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन है ओगी स्पिलवे, दूसरा ऑप्शन है आपका सूट स्पिलवे, तीसरा ऑप्शन है आपका साइड चैनल स्पिलवे, डी ऑप्शन है आपका सैफ्ट स्पिलवे। ए ऑप्शन है आपका ओगी स्पिलवे, बी ऑप्शन है आपका सूट स्पिलवे, सी ऑप्शन है आपका साइड चैनल स्पिलवे और डी ऑप्शन है आपका सैफ्ट स्पिलवे। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ओगी स्पिलवे आपका लीस्ट सुटेबल फॉर द अर्दन डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सूट स्पिलवे इज द फ्लो, अ सूट स्पिलवे, यहाँ पर अ सूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजली, इन अ सूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजली। ठीक है, यूनिफॉर्म, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। किसी सूट स्पिलवे में जो फ्लो होता है वो कैसा होता है आपका, ये पूछा गया है। तो यूनिफॉर्म होता है, सब क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है या सुपर क्रिटिकल होता है। तो सूट स्पिलवे में जो आपका फ्लो होता है वो आपका होता है सुपर क्रिटिकल। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, इनको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स मतलब तटबंध, इन आ अर्दन डैम इज कंट्रोल्ड बाई, तटबंधों के माध्यम से रिसाव एक मिट्टी के बांध में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका 24वां क्वेश्चन के ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ए ऑप्शन है ड्रेनेज फिल्टर, बी ऑप्शन है आपका रिलीफ वेल्स, सी ऑप्शन है आपका ड्रेन ट्रेंचेज और डी ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ डाउन स्ट्रीम बर्म्स। तो यहाँ पर जो आपका तटबंध के माध्यम से जो रिसाव होता है उसको कंट्रोल कौन करता है,
वो करते हैं आपके ड्रेन ट्रेंचेज, ठीक है, जो उसके अंदर नालियां बनाई जाती हैं, ड्रेन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम। गुरुत्वाकर्षण बांध के आधार पर बिना तनाव के अधिकतम अनुग्रह संकेंद्रता है या एसेंट्रिसिटी है। तो क्या होगा, बी अपॉन ऑप्शन है B/2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है B/3, सी ऑप्शन है B/4, डी ऑप्शन है आपका B/6। तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, B/6। B/6 पर बांध का आधार अगर है तो विदाउट टेंशन जो है परमिसिबल एसेंट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। इस तरीके से अर्दन जो आपका डैम्स और रिजर्वायर का पार्ट था उसके मैंने सारे MCQ आपको इम्पॉर्टेंट MCQ करा दिए हैं। आप इन 25 MCQ को अगर अच्छे से कर लेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन आप डैम्स का कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप था, वो मेरा देना मजबूरी थी क्योंकि हम जो तैयारी कराते हैं वो एक लेवल की कराते हैं। उसके बाद मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने साथियों से आग्रह कीजिए कि आप जो है हमारे चैनल पर आकर पढ़ें, समझें, और अब जो PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच डियर।